नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्रीओ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कटहल के पेड़ की आत्मकथा। कटहल का फल आपने ज़रूर देखा होगा और उसे खाया भी होगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की आत्मकथा क्या है? नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कटहल की आत्मकथा के बारे में। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जब मैंने होश संभाला तो मेरी और राजू की लंबाई बराबर थी। मुझे आंगन के बीचों बीच राजू के दादाजी ने लगाया था। राजू के पिता अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं। पिछले 15 वर्षों से घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। ऐसे में जब राजू का जन्म हुआ तो वह स्वाभाविक रूप से परिवार में सबका दुलारा बन गया, विशेषकर अपने दादाजी का। राजू की देखा देखी मैं भी उसको दादाजी कहने लगा। मेरे बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोग कहते हैं कि आंगन में कटहल का पेड़ होना शुभ नहीं होता। कुछ कहते थे कि मुझे कभी फल नहीं लगेंगे क्योंकि मेरे पत्तों का आकार अजीब सा है। मेरे पत्तों का आकार आंगन के कोने में लगे पपीते के जैसा था। राजू मेरे पत्तों को देखकर अक्सर कहता था कि मुझे कुछ अलग तरह के फल लगेंगे जिनको देखने एक दिन दूर दूर से लोग आया करेंगे। एक दिन राजू के छोटे भाई ने मेरी कुछ पत्तियां नोच ली। मुझे बहुत दर्द हुआ और खून भी निकला। राजू को अपने छोटे भाई पर गुस्सा आया। वो अपने छोटे भाई को पीटने ही जा रहा था कि दादाजी ने उसे रोक लिया। वो बोले, राजू तुम्हारा भाई तो अभी बच्चा है, उसे क्या मालूम उसने क्या कर दिया। हम बड़े लोगों को ही तब तक इस पेड़ की रक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि ये लंबा और मजबूत नहीं हो जाता। इसे जानवरों और बच्चों से बचाने के लिए इसके चारों तरफ ईंटों का थाला लगाना पड़ेगा। इसके बाद राजू और उसके दादाजी ने मिलकर मेरे चारों तरफ ईंटों का थाला बना दिया। इससे मुझे हवा और धूप तो पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, लेकिन अब जानवर और बच्चे मुझ तक नहीं पहुंच पाते थे। ईंटों की सुरक्षा में मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरी पुरानी पत्तियां झड़ने लगी और नई पत्तियां निकलने लगी। नई पत्तियों का आकार बिल्कुल कटहल की पत्तियों जैसा था। राजू का वो सपना टूट गया कि मैं कटहल के दूसरे पेड़ों से अलग हूँ और मुझ में कुछ अलग तरह के फल आएंगे। बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं बच्चों और जानवरों के पाँव से बाहर हो गया। मेरे चारों तरफ से ईंटें हटा ली गई। राजू और उसके दादाजी का प्यार पाकर मैं दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा, किंतु रफ्तार के अपने खतरे हैं। जिस तेज़ी से मैं बढ़ रहा था उस तेज़ी से आंगन की ज़मीन में मुझे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। धीरे धीरे मेरी एक साख सूखने लगी। दादाजी ने सोचा कि पानी न मिलने की वजह से मेरी डाल सूख रही है। उस दिन से दादाजी मेरे चारों तरफ 1 फुट गहरा गड्ढा बनाकर रोज़ सुबह नियम से उसको पानी से भरने लगे। लेकिन एक सप्ताह बाद एक डाल और सूखने लगी। अब दादाजी चिंतित हुए। मैं सूख रहा था जबकि आस पड़ोस के सारे पेड़ हरे भरे थे। अगर मैं बोल पाता तो दादाजी को बताता कि मुझे पोषक तत्व सही मात्रा से नहीं मिल रहे हैं। दादाजी के लिए मेरे सूखने का कारण जान पाना असंभव था। इस तरह मेरी डालें एक के बाद एक सूखती रही। एक दिन दादाजी के एक मित्र आए। वो सन्यासी हो चुके थे और यूं ही जब चाह वहाँ निकल पड़ते थे। दिन 4 साल में एक आध बार उनका चक्कर इधर भी लगता था। वो दादाजी को अपनी यात्राओं के किस्से सुनाया करते थे। कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ तो कभी रामेश्वरम। उनकी यात्राएं चलती रहती थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का साया पड़ गया है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन राजू, जो अब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, बुरी तरह डर गया। दादाजी राजू का चेहरा देखकर हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, ब्रह्म राक्षस बच्चों को कुछ नहीं कहता क्योंकि बच्चों में भगवान रहते हैं। सन्यासी जी ने बताया कि इस पेड़ की जड़ में ढेर सारी मछलियों की बलि दे दी जाए और उसके सर तथा हड्डियाँ इसकी जड़ में गाड़ दी जाए तो ये बच सकता है। राजू के घर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक आध बार मछली ज़रूर पकती थी। सन्यासी जी के कहने के बाद दादाजी सप्ताह में 3 दिन मछली लाने लगे। मछलियों के सर को काटकर वो उसे मेरी जड़ के पास की मिट्टी में दबा देते थे और बाकी की मछली सब लोग पकाकर खा जाते थे। सन्यासी जी का बताया हुआ नुस्खा काम कर गया। मछलियों के शरीर में उपस्थित पोषक तत्व मेरी जड़ों को मिलने लगे। जो डालें पहले से सूख रही थी वो तो सूखती रही, पर उसके बाद और कोई डाली नहीं सूखी। 3-4 महीने बाद जब मेरी सूखी हुई डालें गिर गई तो उनकी जगह नई कोपलें फूटने लगी और इस तरह से मैं मरते मरते बच गया। धीरे धीरे 2 साल और बीत गए। यूँ तो मैं चाहता था कि जल्द से जल्द राजू को अपने फल खिलाऊं, लेकिन आंगन की ज़मीन में उपस्थित सीमित पोषक तत्व मेरी अपनी वर्जिश में ही खर्च हो जाते थे।
ज़्यादा पोषक तत्वों की खोज में मैं अपनी जड़ों को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, किंतु बिना फल के कटहल का पेड़, वो भी आंगन में, किस काम का। सब कहने लगे कि इसे कटवा दिया जाए, बेकार में इसने आंगन में जगह घेर रखी है। पर दादाजी ने कहा कि ये पेड़ नहीं कटवाया जाएगा, फल नहीं लगते तो क्या हुआ, गर्मियों की दोपहर में हम इसके नीचे चारपाई बिछाकर बैठते हैं तो ये कितनी ठंडी हवा देता है, और सावन में घर की लड़कियां ही तो लड़कियां, औरतें भी इस पर झूला डालकर झूलती हैं। कटहल की तो लकड़ी भी बड़ी कमज़ोर होती है, नहीं तो इसे कटवाकर कोई फर्नीचर वगैरह ही बना लेते। जलाने के लिए तो हमारे पास पहले से ही इतनी लकड़ी है। बहरहाल घंटे 2 घंटे बाद विवाद के बाद मुझे काटने का विचार त्याग दिया गया। कुछ समय बाद हमारे घर फिर से सन्यासी जी का आगमन हुआ। उन्हें कटहल के पेड़ में फल न लगने की बात बताई तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ब्रह्म राक्षस अभी पूरी तरह से भागा नहीं है। ऐसा करो कि इसके तने में जड़ के पास 8 लोहे के केले एक ही ऊंचाई में चारों ओर से गोलाई में ठोक दो, फिर देखना ये कैसे फल देना शुरू करता है। राजू ने फौरन हथौड़ी और केले उठाई तथा मेरे तने में सन्यासी जी के कथानुसार ठोक दी। राजू ने जो केले तने में ठोकी उससे मेरी कई ऐसी नलिकाएं नष्ट हो गई जो पतियों द्वारा बनाए भोजन को पतियों से बाकी अंगों तक ले जाती है। इस तरह मेरी जड़ों तक जाने वाले भोजन की मात्रा में कमी आ गई और बचा हुआ भोजन मुझे मजबूरन फल बनाने में लगाना पड़ा। 7 महीने बाद मुझे पहला फल लगा। राजू ने सबको बुलाया और उंगली से दिखाने लगा कि देखो वहाँ कटहल का पहला फल लगा है। तभी दादाजी आए और उन्होंने राजू को रोककर कहा कि अभी तो फल बहुत छोटा है, उसकी तरफ उंगली उठाओगे तो सूख जाएगा। राजू ने चुपचाप अपनी उंगली नीचे कर ली। धीरे धीरे मुझ में कुल 5 फल लगे। एक तो लगने के कुछ दिन बाद ही सूख कर गिर गया, एक को किसी पक्षी ने कुतर दिया और धीरे धीरे वो भी सूख गया। एक फल जो काफ़ी नीचे लगा था, जब कुछ बड़ा हुआ तो राजू की मम्मी ने उसे तोड़कर सब्जी बना डाली। राजू को थोड़ा गुस्सा आया कि उसकी मम्मी ने फल को पकने नहीं दिया, कच्चा ही तोड़ लिया। पर सब्जी बड़ी मज़ेदार बनी थी, जिससे खाकर राजू अपनी मम्मी से लड़ना भूल गया। बाकी दोनों फल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए। कटहल का सामान्य फल जितना बड़ा होता है उसके 3/4 आकार के हुए। फल के भीतर के कोए भी ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, पर इतने मीठे थे कि 5-7 कोए खाकर लोगों का मन भर जाता था। उससे अगले साल 14-15 फल लगे। उसके बाद वाले वर्ष में तो मैं फलों से लद गया, क्योंकि मेरी जड़ें दूर दूर तक फैल चुकी थी और मुझे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने लगे थे। अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सबके यहाँ राजू के दादाजी ने मेरे कच्चे और पक्के फल भिजवाने लगे। समय गुजरता गया, राजू के साथ साथ मैं भी बढ़ता गया। अब राजू को पढ़ने के लिए शहर जाना था। पहली बार मुझे लगा कि दादाजी के भीतर 2 दादाजी रहते हैं। एक दादाजी चाहते थे कि राजू उनके साथ रहकर वहीं कस्बे के ही कॉलेज में आगे की पढ़ाई करे, लेकिन दूसरे दादाजी चाहते थे कि राजू घर से बाहर निकलकर अपनी ज़मीन और अपना आसमान तलाश करे। आखिरकार राजू संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चुन लिया गया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए बनारस चला गया। अब होली, दिवाली और दशहरे में ही राजू से मिलना हो पाता था, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में। राजू के परदादा के मृत्यु के बाद राजू के पिता और चाचाओं ने मिलकर अलग होने का निर्णय लिया। राजू के छोटे दादा गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। कुछ दिनों की बहस के बाद अंत में सबने यही ठीक समझा कि जहाँ जहाँ भी उनकी ज़मीन है उसे 2 हिस्सों में बांट लिया जाए, एक हिस्सा राजू के दादा का और दूसरा छोटे दादा का। ऐसा ही किया गया। घर का दाहिना भाग राजू के दादाजी के हिस्से में आया और बायां हिस्सा राजू के छोटे दादा को मिला। छोटे दादा और उनके बच्चे गांव से कस्बे में आ गए और राजू के दादाजी के साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे घरेलू झगड़े बढ़े और एक दिन लिया गया कि घर के बीचों बीच दीवार उठा दी जाए। अगले ही दिन ईंटें, रेत और बजरी का ढेर घर के सामने लगवा दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ दीवार का बनना। लोग कहते थे कि एक बार गुस्से में आकर छोटे दादाजी कुएं में कूद गए थे, तब उनको बचाने के लिए दादाजी भी बिना कुछ सोचे समझे फौरन कूद गए और अंत में रस्सी की मदद से दोनों लोगों को बाहर निकाला गया। अब दोनों लोग आंगन के इस पार और उस पार बैठे बीच में उड़ती हुई दीवार को देखते रहते थे, पर वो क्या करते, उनके बच्चों के दिलों में दीवार बहुत पहले ही उड़ चुकी थी, और जब दिलों में दीवार उड़ जाए तो सबके लिए यही बेहतर होता है कि आंगन में भी दीवार उठा दी जाए। इस दीवार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मैं था।
मेरे पास पहुंचने पर मजदूरों ने नींव खोदना बंद कर दिया और दीवार का बनना रुक गया। घर में सब आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि कौन दादाजी के पास इसे काटने की अनुमति लेने जाए। अंत में निर्णय लिया गया कि सब एक साथ जाएंगे। सबकी बात सुनने के बाद दादाजी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और कुछ ही मिनटों में मुझे काटकर ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो कुल्हाड़ी वहीं फेंक कर चले गए। मैं सोचता था कि अपनी जड़ों से अलग होते ही मैं मर जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और खून भी लगातार निकल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं मरूंगा नहीं। मुझे काटने के बाद मजदूरों ने मेरी जड़ों को ज़मीन से खोदकर बाहर निकाल दिया और दीवार की नींव पड़ने लगी। उस दिन शाम को दादाजी शराब के नशे में धुत होकर आए और ताजी बनी हुई दीवार को धक्का मारकर गिरा दी। दादाजी अपनी जवानी के दिनों में कुश्ती लड़ा करते थे। उसमें अभी तक इतना दमखम था कि वो अकेले ही 4-5 पर भारी पड़ते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ कह सके। अगले 3-4 दिनों तक यही हुआ। 5वें दिन सबने मिलकर पुलिस बुलाई और दादाजी को थाने में बंद करवा दिया। थानेदार को राजू के पिताजी और चाचाओं ने यह कहकर पैसे दे दिए कि जब तक दीवार न बन जाए इन्हें अंदर ही रखना। दीवार बन गई, मजबूत हो गई, तब दादाजी को छुड़ा कर लाया गया। शाम को वो फिर पी कर आए, दीवार में धक्के मारे, मगर इस बार दीवार का कुछ नहीं बिगड़ा। दादाजी अब रोज़ शाम को पी कर आते थे। एक दिन उन्हें बुखार हुआ। डॉक्टर ने दवाई दी, मगर बुखार चढ़ता ही गया। अंत में उन्हें ज़िले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें 2 दिन बाद जवाब दे दिया। सब उन्हें लेकर इलाहाबाद भागे। वहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वहाँ पता चला कि उनके मस्तिष्क ज्वर है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की पर उन्हें बचा नहीं सके। घर की औरतें दाढ़ मार मार कर रोई। पिताजी और चाचा जी ने उनके मुर्दा पाँव को अपने आंसुओं से भिगो दिया। सारा कस्बा कहने लगा कि दादाजी को बड़े अच्छे पुत्र और भतीजे मिले हैं। इतने अच्छे बेटे के हाथ से मुखाग्नि पाकर वो निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे। राजू समाचार सुनकर वापस आ गया। मैं आंगन को कोने में पड़ा पड़ा देख रहा था। राजू के पिताजी ने दादाजी का क्रियाक्रम किया। 13वीं के बाद राजू को वापस जाना पड़ा, मगर जाने से पहले उसने एक अच्छा काम कर दिया। वो मुझे कस्बे की आरा मशीन पर ले गया और मेरे टुकड़े करवा कर बढ़ई से एक तख्त और एक कुर्सी बनवा दी। मुझे आंगन में छप्पर के नीचे रख दिया गया। अब राजू की दादी दिन में मेरे एक हिस्से पर बैठती और दूसरे हिस्से पर सोती। अगर राजू ऐसा न करता तो मैं आंगन में पड़े पड़े सड़ जाता और मुझे दीमक चाट जाती। यहाँ आंगन में मैं काफ़ी समय तक बचा रहूँगा। कुछ महीनों बाद सन्यासी जी फिर घूमते फिरते इधर आए। सौभाग्य से उन दिनों राजू भी यहीं था। उन्होंने सब सुना तो बोले कि कटहल का पेड़ कटने के बाद उस पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस बेघर हो गया था, इसलिए उसने दादाजी के शरीर में रहना शुरू कर दिया। शराब पीने के लिए वही ब्रह्म राक्षस उन्हें मजबूर करता था। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस को उनसे मोह हो गया तो उसकी जान लेकर ब्रह्म राक्षस ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आप लोग उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करवाइए, नहीं तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए हमें ब्रह्म राक्षस के चंगुल में फंसी रहेगी। यह सुनकर सब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और यज्ञ कैसे करवाना है, कब करवाना है वगैरह पूछने लगे। राजू थोड़ी देर तक अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सब आश्चर्य से राजू का मुंह देखने लगे और मैं मुस्कुराने लगा। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।